आशना हिंदी पॉडकास्ट। बोलिए, सुनिए अपनी भाषा, अपने लोगों की हिंदी भाषा। आशना हिंदी पॉडकास्ट। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरिफ शेख हाजिर हूँ आपके लिए ये नया एपिसोड लेकर। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। सभी भारतीय भाषाओं में बड़ी भाषा होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी जन आंदोलनों की भी भाषा रही है। हिंदी के महत्व को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां है और हिंदी महानदी। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा को आज बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि युवाओं में भी अब हिंदी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज समूचे विश्व में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। दोस्तों, हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए हिंदी भाषा से जुड़े पहलुओं को हम आशना हिंदी पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सम्मुख रखते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं यह 9वां पॉडकास्ट। आज हमारे साथ थे जलगांव शहर के प्रसिद्ध एमजे कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर विजय जी लोहार सर। प्रोफेसर विजय जी लोहार केसी सोसाइटी संचालित एमजे कॉलेज के हिंदी विभाग में कार्यरत है। प्रोफेसर लोहार ने अनुवाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस पुस्तक का सह संपादन किया है। कुछ निबंधों, समीक्षा, आलेख तथा कुछ कृतियों का अनुवाद कार्य भी किया है। साथ ही हिंदी गीत, गजल, फिल्मी गीत, गीतकार, हिंदी पत्रकारिता, संत काव्य, भक्ति काव्य, भारतीय स्वाधीनता संग्राम और हिंदी, आदिवासी साहित्य, दलित साहित्य, महात्मा गांधी आदि विषयों पर अनुसंधान परक आलेख लिखे हैं। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मराठी बाल साहित्यकार आबा महाजन की बाल कविताओं का अनुवाद किया है। हिंदी सिनेमा में गीत संगीत के विभिन्न पड़ाव, हिंदी दलित साहित्य में मूल संघर्ष का मूल्यांकन, प्रेमचंद के कथा साहित्य में नारी जीवन, राष्ट्रीय सद्भावना के उल्लेख महात्मा गांधी, स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी पत्र पत्रिकाओं की भूमिका आदि अनेक विषयों पर प्रोफेसर विजय जी लोहार ने कई सारे शोध निबंध लिखे जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुए हैं। और दोस्तों, उनके कार्य को ध्यान में लेते हुए विभिन्न संस्थाओं ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। श्रेष्ठ कवि पुरस्कार, IM कलाम अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कारों से प्रोफेसर लोहार को गौरवान्वित किया गया है। दोस्तों, आइए बातचीत करते हैं प्रोफेसर जय जी लोहार से। लोहार सर, आशना हिंदी पॉडकास्ट पर आपका सर्वोदय स्वागत है। धन्यवाद। आशना हिंदी पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। उसी के साथ साथ पॉडकास्ट जैसी संप्रेषण और संवाद की आधुनिक संकल्पना को संचालित कर रहे हैं हमारे एमजे कॉलेज के हिंदी विभाग के भूतपूर्व छात्र आरिफ शेख को सबसे पहले मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और उनके कार्य को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल यह है कि आप हिंदी भाषा से कैसे जुड़े? मित्रों, जिस भाषा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उसको सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। हिंदी विश्व की सरल भाषा, जो चाहे जैसे बोल ले, भाव विचार संवेदना सब में हिंदी तोल ले, जिसने अपनाया उसने पाया एक सुखद परिणाम है। हे हिंदी तुझे हमारा प्रणाम है, हमारा प्रणाम है। हिंदी के साथ मेरा जुड़ाव जब मैं याबल तहसील के भालोद गांव में जूनियर कॉलेज में था तो घर के हालातों और अभावों के कारण पढ़ाई में खलल पड़ रही थी कक्षा 12वीं में एक विषय में फेल होने के कारण
मैंने दूसरे वर्ष फिर से एक बार 12वीं की कक्षा में प्रवेश लिया और उसी दरमियान एमजे कॉलेज की भूतपूर्व छात्रा आदरणीय वंदना शर्मा मैडम हमें हिंदी पढ़ाने के लिए भालोद के कनिष्ठ महाविद्यालय में आने लगी और उनके द्वारा जो हिंदी पढ़ाई जाती थी, जिस तरह से वे हिंदी के साहित्यकारों से हमें परिचित कर रही थी, जिस प्रकार से हमें हमारे अध्ययन के तौर तरीके सिखा रही थी और जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के उपक्रम लेकर हिंदी के विषय में हमारी रुचि को संवर्धित कर रही थी, उनके ही कारण, उनके ही बलबूते पर, उनके ही बदौलत हमारी हिंदी में रुचि बढ़ने लगी। और मैं तो यह कहता हूँ यदि उस वर्ष मैडम हमारे महाविद्यालय में नहीं आती तो शायद हिंदी की बेहतरीन खुशगवार दुनिया से हम लोग महरूम हो जाते। तो उन्हें ही यह श्रेय जाता है कि उनके ही बदौलत हमारी हिंदी में रुचि बढ़ी और हम हिंदी से जुड़ पाए। आपकी पसंदीदा साहित्य रचना कौन सी है? वैसे कोई एक रचना मेरी पसंदीदा नहीं है, अनेक रचनाएं हैं। गांव में ग्रंथागार से निकाल कर मैं भिन्न भिन्न विषयों की रचनाएं पढ़ते आया हूँ। और यदि हिंदी साहित्य की बात की जाए तो हिंदी गजलें मुझे अधिक पसंद रही है। और जब मैंने साये में धूप दुष्यंत कुमार की यह गजल संग्रह को पढ़ा तो उसके बाद मुझे गजल इस विषय में रुचि मेरी और बढ़ गई और गजल विषय पर ही काम करना चाहिए, उसमें अनुसंधान करना चाहिए, इस तरह की सोच भी मेरी विकसित हुई। और कितनी ही सारी रचनाएं हैं जिनमें गोदान है, जिनमें शिखर एक जूनी है, मन्नू भंडारी जो परसों ही उनका देहांत हुआ है, तो ऐसी महान रचनाकार ने लिखी हुई रचना महाभोज है और आषाढ़ का एक दिन है। उसी प्रकार से सुरेंद्र वर्मा के नाटक है, नरेंद्र मोहन के नाटक है, उसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। कितने ही ऐसे महान रचनाकार हैं हिंदी में जो उनकी रचनाओं को पढ़कर एक प्रकार से जीवन और हमारे आगे बढ़ने की प्रेरणा उससे प्राप्त होती है। आपके जीवन में किन लोगों ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? मुझे तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों ने प्रभावित किया है। जी, हम लोग साहित्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बताया कि वंदना शर्मा मैडम, उनके कारण मुझे हिंदी के प्रति रुचि निर्माण हुई। उसके बाद में जब मैं एमजे कॉलेज में पीजी करने के लिए आया तो गुरुवर्या आदरणीय पूजनीय मालती जावड़े मैडम, उन्होंने मुझे ज्यादा प्रभावित किया। और उनकी पढ़ाने की शैली हो, उसी प्रकार से हमें पढ़ाने के लिए तेजपाल जी आते थे, तेजपाल जी की पढ़ाने की शैली हो, एबी पाटिल सर थे, तो उन लोगों ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया, मेरे गुरुजनों ने। उसी प्रकार जब मैं पुणे पढ़ने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए पुणे गया तो पुणे विश्वविद्यालय के गुरुवर्य तुकाराम पाटिल सर हो, वीएन भालेराव सर हो, उसी प्रकार सुनीता झाड़े मैडम थी, मैडम जया परांजपे मैडम थी। और हमारा सौभाग्य रहा कि हिंदी के बड़े आचार्य आनंद प्रकाश दीक्षित जी हमें पाठालोचन यह विषय पढ़ाने के लिए आते थे। और जिस प्रकार से एक उन्नत और विशाल, जिनको हम कह सकते हैं आलोचना के क्षेत्र में, ऐसे महामना आनंद प्रकाश दीक्षित जी, उन्होंने भी प्रभावित किया। तो ये कितने ही वहाँ के कार्यक्रमों में आने वाले साहित्यिक जो शरीक हुआ करते थे, तो उनसे जब हम बात करते थे तो उन्होंने जो हिंदी के विषय में या साहित्य के विषय में या जीवन के विषय में जो जो भी बातें बताई, उन बातों के कारण हम लोग प्रभावित होते रहे। साथ ही में हमारे अच्छे अच्छे मित्र रहे कि हम कहते हैं कि किसी हमें प्रभावित करने वाले आदर्श जो व्यक्ति होते हैं वो अधिकतर बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या ऐसा कोई व्यक्ति होता है कि जो हमसे उम्र में बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन हम उम्र भी दोस्त होते हैं कि जिनकी वजह से हम लोगों को आगे जाने की प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे कुछ मित्र भी मिले कि जिनकी वजह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। वैसे जहाँ गांव था, गांव के भी कुछ ऐसे अच्छे मित्र रहे, उन्होंने भी जीवन के अभाव में ऐसे मोड़ पर साथ दी कि
मैं एक ऐसा भी मोड़ आया था कि मैं मेरी पढ़ाई छोड़ने वाला था, या आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, केवल काम करना है या गांव में ही रहना है, ऐसी सोच मेरी विकसित हुई थी। लेकिन कुछ अच्छे मित्र भी रहे कि जिन्होंने मुझे यह कहा कि किसी भी स्थिति में पढ़ाई छोड़नी नहीं है। जी। उन लोगों ने सहायता दी। यहाँ एमजे कॉलेज आया, एमजे कॉलेज में भी अच्छे मित्र रहे, नितिन पाटिल हो, पवन साळुंके हो, या फिर कुछ महिला मित्र भी रही, बिल्कुल। कि उन्होंने भी मुझे अच्छी प्रेरणा दी। और पुणे के कुछ अच्छे मित्र रहे, जिनमें आज वे जो मित्र है वे सभी के सभी हिंदी के बड़े जाने माने प्राध्यापक के रूप में कहीं न कहीं किसी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग रहे कि जिन्होंने मुझे निरंतर प्रेरणा प्रदान की। हिंदी भाषा का विकास और विस्तार युवा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वर्तमान में वे दूसरी भाषाओं के प्रति अधिक आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदी को भी इंटरनेट आने के बाद इंग्लिश में लिखकर बोला और समझा जाने लगा है। आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऐसे में हिंदी की क्या स्थिति है आज के समय में, जबकि वैश्वीकरण के चलते छात्रों में भारतीय भाषाओं को महत्व कम दिया जाता है? इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि भारतीय भाषाओं को महत्व कम दिया जाता है, मैं इस परिप्रेक्ष्य में आशावादी हूँ जी। और देख रहा हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और सक्रिय भी रहता हूँ। तो इतने ही युवक हैं कि जो भारत की भाषिक परंपरा है, भारत की सांस्कृतिक परंपरा है, भारत की एक विशेष पहचान है, भाषाई भिन्नता, उस भाषाई भिन्नता के परे जाकर वे लोग भारत की अलग अलग भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। और मतलब कि हिंदी का अध्ययन करने के लिए भारत के ईशान्य की ओर से भी बच्चे आ रहे हैं, साउथ की ओर से भी बच्चे महाराष्ट्र में आ रहे हैं। यहाँ तक कि देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जी। कि जापान की मायो नामक एक लड़की है जो हिंदी का प्रचार प्रसार जापानी लोगों में कर रही है। चाइना की मीरा है या फिर अंजलि है, ये भी लड़कियां हैं कि जो हिंदी का प्रचार और प्रसार कर रही है। और कुछ स्टूडेंट 2016 में हमारे ही जलगांव के रोटरी क्लब की ओर से यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत जब जलगांव आए थे, तो लगभग 4 छात्रों ने, कोई अमेरिका से था, फ्रांस से था, कोई स्पेन से था, तो 4 छात्रों ने हिंदी का व्याकरण जो अक्सर भारत में बोली जाती है, बोलचाल की हिंदी, उसे पढ़ने की इच्छा लेकर वे लोग महाविद्यालय में आते थे और लगभग 3 महीने तक मैंने स्वयं उन लोगों को हिंदी पढ़ाई है। तो ये तो मैंने बाहर के अन्य भाषी लोगों की बात की, अन्य भाषी युवाओं की बात की, लेकिन एक अच्छा माहौल भी तैयार हो रहा है। वैश्वीकरण के चलते, भूमंडलीकरण के चलते, जिस प्रकार से व्यापार जगत में अलग अलग प्रकार के उत्पाद हमारे देश में बेचे जा रहे हैं, तो जो बड़ी भाषा है, जैसे कि आपने भी आपके वक्तव्य में कहा कि हिंदी बड़ी भाषा है और इसको महानदी के रूप में गुरुदेव रविंद्रनाथ जी ने कहा था कि ये महानदी है। तो उस भाषा में वह उत्पाद बेचने की कोशिश जो उत्पाद करने वाली जो कंपनियां हैं वे भी कर रही हैं। तो इसलिए वह भाषा का सहारा ले रही है। इंटरनेट पर भी हिंदी अंग्रेजी के बाद सबसे प्रयुक्त होने वाली भाषा बन गई है और ज्यादा से ज्यादा जो फॉन्ट है या ज्यादा से ज्यादा हिंदी के जो उपक्रम है उनको निःशुल्क इंटरनेट पर प्रस्तुत किया जाता है। ट्रांसलेशन का काम भी हिंदी का जो है वह निःशुल्क रूप में होता है। तो ये इसलिए है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़े, ताकि जो उनके उत्पाद है वे भी बेचे जा सके, आसानी से संवाद हो सके। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बार संवाद न होने के कारण किसी अन्य भाषी लोग जो होते हैं उनका एक प्रकार से मनोबल तरह से हो जाता है कि क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है, क्योंकि बहुत बार संवाद ठीक तरह से नहीं हो पाता है। और जिसको हम संप्रेषण कहते हैं, ये संप्रेषण में कमी आने के कारण, क्योंकि दूसरा भाषी व्यक्ति होता है वो उस भाषा को नहीं जानता है और उसके कारण वह संप्रेषण में कमी आ जाती है और जो बात होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए संप्रेषण के लिए
ज्यादा से ज्यादा संपर्क के लिए और जो व्यापार है या जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए हिंदी का महत्व बढ़ा हुआ है। और यह महत्व केवल हमारे देश में नहीं बढ़ा है, तो देश के बाहर भी, जैसे कि आपने भी उल्लेख किया कि विश्व के कितने ही विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन हो रहा है, अध्यापन हो रहा है और अनुसंधान भी हो रहा है। ये एक आशावादी वातावरण है हिंदी के संदर्भ में। इसलिए मैं मानता हूँ कि जब इस आशावादी वातावरण से हमारे छात्र भी परिचित होंगे तो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों में अपनी भाषाओं के प्रति, अपने देश की अस्मिता के प्रति एक प्रकार से उनके मन में वह विश्वास जगे और वे सभी भाषाओं को या ज्यादा से ज्यादा भाषा के संदर्भ में संवेदनशील हो पाएंगे। बहुत खूब सर। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला सवाल लेना चाहूँगा कि हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना क्या वाकई में मजबूत होंगी? हाँ, उसका उदाहरण हम लोग भारत के स्वाधीनता संग्राम में देख चुके हैं कि जिस प्रकार से भारत की स्वाधीनता संग्राम अपने पूरे जोश में था और एक बात महसूस की जा रही थी कि एक भाषा के माध्यम से बाकी लोगों के साथ जुड़ना संभव नहीं है। इसलिए हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में जो अपने देश के आला नेता थे उन नेताओं ने अपनाया और उसमें अधिक से अधिक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की। और तब हमने वह उदाहरण देखे थे कि कितने ही बार हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ने लग गए हैं और कितने ही बार ये वातावरण जो है वह बहुत ही सौहार्द का वातावरण बन चुका है अपने आजादी के आंदोलन के समय। फिर यह एकता जो है वह एकता भाषा के माध्यम से क्यों आती है? क्योंकि हम देखते हैं कि भाषाओं में यह पारस्परिक सद्भाव की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि आपने भी कहा कि भाषा जो होती है वह नदियों जैसी होती है, तो वो नदियां जैसे आपस में मिलकर एक प्रकार से महासागर का मार्ग वह पंथस्थ करती है, वो पंथ की ओर बढ़ती है, महासागर की ओर बढ़ती है। तो भाषा भी जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है या भाषा भी प्रभावित होकर एक प्रकार से देश से जुड़ जाती है, अपने राष्ट्र से जुड़ जाती है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्र मतलब कौन है? तो वहां पर बसने वाली जनता। बिल्कुल। और वहां की जो जनता है वह जिस भाषा को बोलती है तो वह ठीक है, वो अपनी मातृभाषा को बोलती होगी, लेकिन अन्य भाषाओं से कभी उसका द्वेष नहीं करती है, कभी का मतलब तिरस्कार नहीं करती। और वह एक गुण होता है भाषाओं का, क्योंकि भाषाएं जो होती है वह लचीली होती है और बहुत अच्छी तरह से दूसरी भाषाओं के शब्दों को वो अपना लेती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई अतिथि के रूप में आता है तो हम उसके बहुत ही स्नेह से, बहुत ही आत्मीय भाव से मुस्कुराकर उनका आवभगत करते हैं। वैसे ही भाषाएं होती है कि वह दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी बहुत ही आत्मीयता के साथ आवभगत करती है। तो भाषाओं में एकता जिस प्रकार से हम देख पाते हैं कि कितनी ही भाषाओं का जो साहित्य है, उस साहित्य में जो प्रवृत्तियां हैं वह लगभग समान है। भारतीय साहित्य की जब बात की जाती है ना साहित्य के क्षेत्र में, तब हम देखते हैं कि शंकर देव ने प्रकट की हुई जो वाणी है, उसी वाणी का जो सूत्र है वह हमारे ही महाराष्ट्र के एकनाथ महाराज में मिलता है। एकनाथ महाराज जिनको हम संत एकनाथ कहते हैं, या फिर उधर जाकर हम चंडीदास को देखते हैं, बांग्ला के चंडीदास हैं, या फिर इधर बाबा फरीद हैं पंजाबी के, या फिर आप देखिए कि नरसिंह मेहता है गुजराती के। उधर दक्षिण प्रदेश जो है, जो द्रविड़ भाषाओं का प्रदेश माना जाता है, तो वहाँ भी एक भक्ति परंपरा है। तो ये जो सारे सूत्र है एक दूसरे में गुंथे हुए हैं, जैसे कि एक धागा होता है और माला बनाई जाती है, तो अलग अलग प्रकार के पुष्प उसमें लगाए जाते हैं और वह पुष्पों को ठीक तरह से गूंथा जाता है, बहुत ही सलीके से गूंथा जाता है। वैसे ही हमारे देश की जो भाषाएं हैं वह एक दूसरे में एक धागे में गूंथी हुई है। हालांकि लोग उसको अलग अलग प्रकार से कहते हैं कि ये दक्षिण की भाषा है, ये उत्तर की भाषा है, ये पश्चिम की भाषा है, ये ईशान्य की भाषा है, लेकिन समूचे रूप में यदि बात की जाए तो ये सारी की सारी भाषाएं एक राष्ट्र की भाषा है। और एक राष्ट्र की भाषाएं होने के कारण इन भाषाओं ने एकता का ही काम किया है। कभी किसी समाज में किसी संप्रदाय के माध्यम से या कभी किसी समुदाय के माध्यम से उसको तोड़ने का काम नहीं किया है। एक इस संदर्भ में एक बात करना चाहूंगा कि जी। स्वतंत्रता के बाद की जो हालात हमारे देश में निर्माण हुए,
उन हालातों ने हम लोगों को बांटने पर मजबूर कर दिया, और इन हालातों को तैयार करने के लिए हमें पता है कि उन हालातों को निर्माण करने के पीछे हमारे देश की बहुत ही गंदली राजनीतिक व्यवस्था रही है। एक बहुत सुंदर लिखा है एक कवि ने, वह कहते थे कि मैंने चाहे थे चंदन के वन, लोग बारूद को बोते गए, हाथ दुआओं में जब जब उठे, लोग पत्थर के होते गए। हम लोगों ने जब जब भी कोई बात की है, अच्छाई की बात की है या कोई एकता की बात की है, तो एकता की बात करते हुए हम लोग ये भी जानते हैं कि कितनी बार धर्म के चौपाल पर या धर्म के तवे पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले लोगों ने हम लोगों को बांटने का काम किया है। मतलब कि भाषाओं ने बांटने का काम नहीं किया है। तो यहाँ की जो मानसिकता रही है, यहाँ के जो लोग रहे हैं कि जो हमेशा विभेद देखना चाहते हैं या विभाजन देखना चाहते हैं, या लोगों की एकता को, वह लोगों की एकता, देश के जनता की एकता उनको फूटी आंख सुहाती नहीं है, ऐसे लोगों ने ही एकता को खंडित करने का काम किया है। हालांकि भाषाओं ने तो, या हिंदी ने कही है, हिंदी ने एकता को बरकरार रखने का बहुत बड़ा काम किया है। हिंदी के प्रचार प्रसार का काम चल रहा है, और हमारे ही महाराष्ट्र में, हालांकि हम मराठी भाषी, मातृभाषा हमारी मराठी है जी। महाराष्ट्र में कितने ही लोग आज भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं, कितनी ही संस्थाएं हैं जो हिंदी का प्रचार प्रसार अपने अपने तरीके से कर रही है। तो ये अच्छा वातावरण है, और एक प्रकार से ये विरोध करने वाली एक मानसिकता होती है, वो अलग बात है, लेकिन सौहार्द वाली जो मानसिकता है, प्रेम वाली जो मानसिकता है, जो एकता चाहती है, जो बंधुभाव चाहती है या बंधुता चाहती है, वह मानसिकता चाहती है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो, और देश में एक प्रकार से जो भाषा है, क्योंकि वह राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा है, उसको हम राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा कह सकते हैं। इसलिए तो लोग यह भी कहते हैं कि ये राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग उसको राष्ट्रभाषा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन भारत की समूची जनता की मानसिकता ने उसे राष्ट्रभाषा माना हुआ। यदि कोई कहता है प्रश्न के रूप में कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो वो लोग हिंदी का ही नाम लेते। तो भारत की जनता ने उसे राष्ट्रभाषा माना है, और यही सबसे बड़ा प्रमाण है हिंदी के प्रचार प्रसार का। हिंदी में रोजगार की क्या संभावना है आपकी राय में? मेरी राय में हिंदी के रोजगार की अपार संभावना है जी। क्योंकि अब देखिएगा कि कितने क्षेत्र हैं कि जहाँ हिंदी का बोलबाला होता है। मतलब कि हम कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जब राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को स्वीकार किया गया है, तो हिंदी में कितने ही रोजगार के संभावनाएं अपने आप निर्मित हो गई हैं। यह संभावनाओं को देखते हुए कि हम राजभाषा अधिकारी के रूप में कहीं काम कर रहे हैं, बैंकों में कितने ही लोग हैं कि जो आज राजभाषा अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, हिंदी अधिकारियों के रूप में काम करने वाले कितने ही क्षेत्र हैं जो सरकारी क्षेत्र है, फिर वह सेना हो, पोस्ट हो, या फिर रेल हो, बैंक हो, ये ऐसे कितने ही सारे क्षेत्र है कि जहाँ पर हिंदी के जो छात्र है वह क्या कर रहे हैं कि अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं। हिंदी का ही एक प्रकार से प्रचार प्रसार का काम उस माध्यम से हो रहा है। और यदि उसमें संभावनाएं हम खोजे तो शिक्षा क्षेत्र में अध्यापक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में भी वह एक क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र। उसी प्रकार स्वतंत्र रूप में कोई गीतकार बन सकता है, फिल्मी गीत लिख सकता है, या फिर अच्छे अच्छे संवाद जिसको हम डायलॉग कहते हैं वह लेखन करने का काम भी उस माध्यम से होता है। या फिर विज्ञापनों के लिए भी ऐसे स्क्रिप्ट राइटर की आवश्यकता होती है कि हिंदी में अच्छे विज्ञापन जो आते हैं तो उनके स्क्रिप्ट लिखने का काम भी कुछ जो अपने छात्र होते हैं और जो चाहते हैं कि वह इस प्रकार का काम करे, तो उनके लिए भी वह क्षेत्र खुला है। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, स्वतंत्र रूप में अनुवाद किया जा सकता है किसी पुस्तक का। तो ये सारी बातें जो है वह इसमें है। उद्योग क्षेत्र के लिए आवश्यक है, उस पुस्तक को भी आप लिख सकते हो। शिक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक है, उस पुस्तक का भी आप निर्माण कर सकते हो, तो उससे भी अच्छा मानदेय मिल जाता है। इसलिए उसमें एक रोजगार की अच्छी संभावना है। इस एपिसोड के अंत में आशना हिंदी पॉडकास्ट पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि भाषा जो होती है ना, वह हमेशा जोड़ने का काम करती है, वह दूरियां पाटने का काम करती है, और नजदीक लाने का काम करती है। हमारे संवाद का सबसे सशक्त माध्यम भाषा होती है, और भाषाओं को उसी प्रकार से हमने समझना चाहिए, उसी प्रकार से मानना चाहिए कि इन भाषाओं के माध्यम से हमारे जीवन का जो जीवन में विचारों का या भावनाओं का जो आदान प्रदान का सबसे अच्छा जरिया जो है वह भाषाएं होती है। तो भाषाओं के लिए अधिक से अधिक सकारात्मक सोच रखना,
फिर वह कोई भी भाषा हो, फिर वो हमारी मातृभाषा हो या उसी के साथ साथ देश की कोई भी अन्य भाषा हो, तो उसके प्रति सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है। और उस सकारात्मक सोच के साथ और एक आशावादी विचार के साथ हमने अपनी अपनी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। भाषाओं का सम्मान करना मतलब ही अपने देश का सम्मान करना है। यही संदेश मैं अपने आशना हिंदी पॉडकास्ट के जो श्रोता हैं उनको देना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आशना हिंदी पॉडकास्ट की ओर से मैं आपका पुनः सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, एमजे कॉलेज के प्रोफेसर विजय जी लोहार हमारे साथ आशना हिंदी पॉडकास्ट पर जुड़े, हमसे बातचीत की। दोस्तों, आपको आशना हिंदी पॉडकास्ट का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए आशना हिंदी पॉडकास्ट। बोलिए, सुनिए अपनी भाषा, अपने लोगों की हिंदी भाषा। यही पॉडकास्ट खास आपके लिए यूट्यूब पर भी प्रसारित होगा। धन्यवाद।